नमस्कार। ये डायरेक्टली बिजनेस से जुड़ा हुआ तो टॉपिक नहीं है, लेकिन भारत सरकार अपने ठेकेदारी के अंदर कितने पैसे खर्च करती है वो सारा डेटा है, और उसमें हमारी भागीदारी कितनी है वो डिटेल्स हम बताने के लिए इस पीपीटी में आपके सामने आ रहे हैं। इसे दबाएंगे ना, नेक्स्ट ये ग्रीन वाला ना। हाँ, ये तो खैर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष हूँ, और ये पीपीटी हमारी संस्था WTP के द्वारा बनाई गई है, जिसमें हमारी भी भागीदारी है। और सौभाग्य से आज के दिन देश भर के जितने सोशल जस्टिस के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनमें जितनी भी बड़ी लीडरशिप है सब तक ये पहुंचा हुआ है। और आपने देखा होगा कुछ बड़े लीडर्स आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोगों को भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उधर अपना ध्यान कंसंट्रेट कर पाए, इसलिए ये पीपीटी आपके सामने। सबसे पहली चीज क्या है, हम अभी तक जो सोसाइटी हमारी लड़ रही थी वो हम लोग बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरियां हमें कैसे मिल जाए। और अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हो थोड़ी भी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन स्वयं कह रही है कि नौकरियों से समाज का जो भला होने वाला है वो टोटल 2% नौकरी है। मतलब 100 लोगों में मात्र 2 लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। 98 लोगों को कोई मतलब फिर नहीं बच जाता जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आप कई बार देखते हैं जो सोशल जस्टिस की लड़ाई हमारी पीछे रह जाती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 98% लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करते। एक पॉइंट तो ये। दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में तो जो मिल रहा है वो मिले, उसकी लड़ाई जारी रहे, लेकिन बाकी के जो आर्थिक संसाधन है उसमें भी हमको हिस्सेदारी चाहिए। और यहाँ पर हम जुड़ते हैं जाकर जिस बिजनेस की बात हो रही है और जो ये सब संस्था बनाई गई सबकी, उससे जाकर हम जुड़ते हैं। जरा इसको डिटेल देखिए, मैंने क्या क्या हम लोगों ने रखा है। और एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये कोई मतलब मेरी कल्पना में आ गया और मैंने बना लिया, ऐसा नहीं है। ये सारे डेटास जो हमने उठाए हैं वो भारत सरकार के खाते खसरे से उठाए गए हैं, उनके प्रमाण से उठाए गए हैं। या एक जो चीज मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ, ये PIB की रिपोर्ट है प्लस यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, उससे मैं ये बातें कह रहा हूँ। ये जो हमारा पहला स्लाइड है, ये दरअसल क्या है कि जो भारत सरकार की GDP है एक साल की 340 लाख करोड़ रुपया, ये आंकड़ा है 2022-23 का। और इस 340 लाख करोड़ रुपए में से मात्र जो सरकारी नौकरियों पे भारत सरकार खर्च करती है वो कितना है, 5% से भी कम है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर भारत की सरकार 340 लाख रुपया खर्च करती है या अर्न करती है और फिर उसको खर्च करती है, उसमें से मात्र 5%, जिसका आप अगर परसेंटेज से अलग जाकर अमाउंट में निकालेंगे तो कुल 17 लाख करोड़ रुपया है जो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों पर खर्च होता है। हम ये मान लेते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए में से 50% रिजर्व है, यद्यपि कि नहीं है, बहुत जगह बहुत सारे ल्यूटेनाज है और अभी भी हमें प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिला है। उसके बावजूद भी चलिए हम मान लेते हैं कि 50% SC ST OBC समाज के लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे परिवारों में अगर हम ये देखें तो 17 लाख करोड़ का 50% मतलब कितना, 8.5 लाख करोड़ रुपया कितने परसेंटेज आबादी के पास जा रहा है, 90% आबादी वालों के पास कितना मात्र जा रहा है, 8.5 लाख करोड़। और कितने में, 340 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जो दूसरा, और इसमें भी जो बाकी के, क्योंकि बहुत लंबा पीपीटी है, मैं बहुत सारी चीजें छोड़कर केवल जो करक्स है वो बताने की कोशिश करूंगा। हम सब देख ही रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड अदर्स खतरे हैं वो हमारे सामने है, उसकी वजह से चीजें छीनी जा रही है, तो एक अलग ही मुद्दा है। ये जो 20 से 22% मैं बता रहा हूं, ये
यूएन कह रही है और भारत सरकार की पीआईबी कह रही है कि जो 340 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च होता है, मतलब इनकम होती है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा कुल एक तरह से जो भारत की जनता मेहनत करके पैदा करती है 340 लाख करोड़ रुपया, उसमें से 20 से 22% पैसा जो है ठेकेदारी में जाता है। उसका अमाउंट अगर आप निकालेंगे तो वो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया बनता है। नौकरी में 17 लाख करोड़ और ठेकेदारी में 68 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने डिटेल्स दिए हैं, किसी को चाहिए होगा तो ये इसलिए हमने ये लिंक लगाए कि कोई ये ना कहे कि भाई आप कोई कहानियां सुना रहे हो यहाँ बैठकर। अब हमने ये जो डिटेल्स आपको बताया कि 17 लाख करोड़ रुपया, उसका डिटेल्स हमने एक अनुमान लगाया कि मान लीजिए एक एवरेज कर्मचारी की सैलरी 7 महीने की 1 लाख रुपया है, तो उसके चूंकि ये 7th पे कमीशन के आधार पे हमने ये डेटा निकाला था, और उसके आधार पे जो टोटल सैलरी पे खर्चा जो मैंने कहा था 5 लाख, लगभग ये आप निकालोगे तो केंद्र सरकार की नौकरियों में मात्र 4.20 लाख करोड़ रुपया जो है वहां से लोगों को जाता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट देती है जो 1.32 करोड़ एम्प्लॉई है उसके डिटेल्स आप वहां से निकाल सकते हैं। ये जगह है जहां मेजर ठेके जाते हैं, जो अभी आपके टॉपिक का डिस्कशन का पार्ट भी है। ये सारी मेजर मिनिस्ट्रीज है जहां से लगभग इस लेवल के ठेकेदारियां हर साल दी जाती हैं। जैसे आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, उसमें लगभग 2.70 लाख करोड़ का है, रेलवेज का है, ये सारे डिटेल्स है। मतलब और इस तरह से जितनी मिनिस्ट्रीज है उसके हमने ये मेजर मिनिस्ट्रीज का लिया था। ये एक जो एक एवरेज कॉन्ट्रैक्ट साइज है NHAI का, जो सड़कें बनाती है, उसका कम से कम 800 करोड़ रुपए का ठेका कम से कम कर जाता है। ये इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया है, और उस कानून का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। आप लोग गूगल करके इसको देखना। ये एक्ट 2006 में बना था, और इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया। कई लोग रिजर्वेशन के नाम से, आरक्षण के नाम से बड़े चिढ़ते हैं, पर पूरी दुनिया बिना रिजर्वेशन के अपलिफ्टमेंट का काम नहीं कर सकती। सोशल अपलिफ्टमेंट पूरी दुनिया में रिजर्वेशन के महत्व होता है, नाम भले अलग अलग होते हैं उसके। ये एक रिजर्वेशन किया, ये कास्ट रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। भारत सरकार ने कहा कि एक नियम बनाया, ये MSMEs का जो एक्ट है, ये कहता है कि जितने ठेके जाते, जो मैंने अभी आपको बताया कि 68 लाख करोड़ रुपए की ठेकेदारी जाती है, उस 68 लाख करोड़ में, या कह सकते हैं जितनी भी ठेकेदारी साल की जाती है, उसमें से 20% हिस्सा, 20% किसको जाना है? सरकार ने कहा कि आपको जो भी लोग, जो भी बड़ी, ये जो जितने बड़े बड़े मंत्रालय हैं, इनको कहा गया कि आपको 20% कम से कम MSMEs को देना पड़ेगा, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को देना पड़ेगा, वो ठेका उनके पास जाना चाहिए। फिर सरकार ने उसमें एक और प्रावधान किया कि ये जो 20% है, इस 20% में कम से कम 4% उनको जाएगा जिनके मालिक SC और ST समाज के होंगे। ये इसका सेकेंड प्रोविजन किया गया। इसमें एक और है, साथ में भी और भी जोड़ा गया है कि 3% उन कंपनियों का हो जाएगा जिनके मालिक महिलाएं होनी चाहिए। ये कानून भारत सरकार ने 2006 में बनाया, और 2012 में जाकर इसका नोटिफिकेशन लागू हुआ। ये ऑलवेज होता है कि जब जब आप रिजर्वेशन के प्रावधान करते हो, तो उसको लागू होने में वर्षों सरकार के हाथ पैर फूलते हैं। कानून तो बना लेते हैं, लागू करने में भी 6 साल लगे। ये अलग बात है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन 3 दिन में लागू हो गया, वो एक अलग दौर, मतलब चीज है, वो हम सब समझते हैं कि वो कैसे हो जाता है और किन के लिए हो जाता है। तो ये जो 20% का ये क्लियर कर दिया मैंने। इसमें क्या हुआ कि जब ये प्रावधान किया गया 2012 के नोटिफिकेशन के बावजूद, इसके नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज है वो मैं आपको दिखा दूंगा। 2015 में जाकर, 2012 में लागू किया गया, 2015-16 में जाकर सरकार ने देखा कि कितना जा रहा है, तो वो लगभग 0 था। मतलब SC ST समाज के ठेके, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके हिस्से में लगभग 1 रुपया नहीं जा रहा था। कितने में से?
68 लाख करोड़ का भी अगर आप 20% निकाल कर देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लगभग 13-14 लाख करोड़ रुपया MSME को जाना था, उसमें से एटलीस्ट अगर हमको 4% भी जाना चाहिए तो लगभग 52,000-50,000 करोड़ रुपए का हिस्सा हमारे हिस्से में जाना चाहिए। फिर सरकार ने क्या किया, एक SC/ST हब बनाया। ये 2016 में बनाया गया ताकि 4% का गोल किसी तरीके से प्राप्त किया जाए। ये डिटेल यही मैं बता रहा था कि 2015-16 में जब देखा गया कि कितने SC/ST को जा रहा है तो मात्र 99.37 करोड़ रुपए है उनके घरों में ठेकेदारी के नंबर। ये जो SC/ST समाज के उद्योगपति थे उनको केवल, या जो कह सकते हैं जो ठेके पे काम करते कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब जो ठेका लेते हैं सरकारों से, उनके उस तरह के इंडस्ट्रियलिस्टों के पास मात्र 99 करोड़ रुपया जा रहा था। और हम बात कितने की कर रहे हैं, 68 लाख करोड़ की। ठीक है, तो सरकार ने जब ये बनाया 2022-23 में, जो जिस समय का मैं डेटा दे रहा हूं, वहां से जब ये SC/ST हब ने कुछ, जैसे आज ये चल रहा है, आज जैसे आप ये जो सभागार में हम लोग आप एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने फिर शुरू किया कि भाई नॉलेज शेयरिंग करो, लोगों को जागरूक करो, SC/ST इंडस्ट्रियलिस्टों तक चीजें पहुंचाओ, उनको सूचना दो। तो जाकर जब सरकार ने लगभग प्रयास किया है तो आज के दिन जो स्थिति है वो लगभग 1468 करोड़ रुपया SC/ST परिवारों में, मतलब जो उनके परिवार के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके यहाँ जाता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू, अगर हम 68 लाख करोड़ की बात करें जो हमने पीछे आपको बताया था, तो OBC की आबादी 50% है। अब कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। तो OBC परिवारों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके यहाँ ठेकेदारी का कितना पैसा जाना चाहिए था, 34 लाख करोड़ रुपया। और SC जिसके जितने परसेंटेज वो मैंने निकाले हैं कि OBC, मान लीजिए मैंने फिर दोबारा क्लियर कर दिया, चलो आप 27% की रिजर्वेशन दे रहे हो, तो 27% के हिसाब से भी 18 लाख करोड़ का ठेका OBC इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथ में जाना चाहिए था, और SC/ST के हाथ में 15.3। और कितने जा रहे हैं वो भी मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, ये क्लियर कर दिया। देखिए, अब यहां पर आता है ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी जागरूकता, ये इसलिए मैंने ये चीज कहा था कि यहां पर दिखाना जरूरी है। हम सबको पता है सरकारें कानून बना देती है, लेकिन कानून बनाने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बाधाएं हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं होता इस देश के अंदर। और बजाय कि कोई फेलिस्टेशन हो, उसको थोड़ा सुविधाजनक बनाया जाए, जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको नुकसान हो। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी एक लड़ाई लगातार लड़ रहा हूं। अभी एक नेता प्रतिपक्ष भी हमारे विश्वविद्यालय आए थे, NFS नॉट फाउंड सुटेबल, रिजर्वेशन दे दिया, अपॉइंटमेंट शुरू कर लिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया, लेकिन लगाना नहीं है। खास करके विश्वविद्यालयों के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर जो प्रोफेसर नियुक्त होते हैं, कॉलेज वालों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कम होता है, मतलब प्रशासनिक काम कम होता है, तो वहां तो नियुक्ति कर रहे हैं क्योंकि वहां असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में जो डिपार्टमेंट के अंदर नियुक्त होते हैं वहां पर डायरेक्टली प्रोफेसर नियुक्त होते हैं और डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं, क्योंकि मिनिमम हमारा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इज द न्यूनतम पोजीशन, एंड टॉप पोजीशन हम जाते हैं प्रोफेसर तक। पर हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि प्रोफेसर के लिए आप डायरेक्टली नियुक्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मतलब एक प्रमोट होकर जाते हैं, एक डायरेक्ट नियुक्त होते हैं। तो डायरेक्ट नियुक्ति के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में NFS क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यही लोग कल जाके डीन बनेंगे, डीन एग्जामिनेशन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन फलाना, डीन, और वहां से आगे जाकर फिर डायरेक्टर बनेंगे, फिर वाइस चांसलर बनेंगे और ऊपर के पोजीशन पे जाएंगे और डिसीजन मेकर्स बनेंगे। तो अब वहां पर क्या खेल कर, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं, तो क्या खेल शुरू कर दिया, सारे प्रोसेस करते हैं, छात्रों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है और फिर NFS नोट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, क्योंकि आपको वो चाहते नहीं है। और वो तब हो रहा है जब हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गया देश का। तो सेम प्रॉब्लम उसी तरह का यहां पर है। आपको प्रोसेस तो कर दिया, नियम बना दिया, लेकिन नियम में वो स्थिति कर देंगे कि आप हमारे, देखिए क्या है, PPT काफी लंबी है, मैं इससे आगे बहुत ले नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा समय लगेगा, खाली आप एक बार देखते जाइए। ये जो होता क्या है, क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारे एक तो पहली चीज है कि हमारे जो अभी किसी हमारे साथी कह रहे थे बार बार, दोनों हमारे सीनियर पहले के साथी ने बोला
एक तो हमारे अंदर अभी वो जागरूकता ही नहीं आई है, हम अभी भी प्रयास में लगे रहते हैं कि हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। हम ये कोशिश जानना ही नहीं चाह रहे कि नौकरी तो एक न्यूनतम अमाउंट में सिमट गया है। वो पूरी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की थी, भागीदारी की थी, उसमें हमने काफी लेवल तक अपनी पहुंच बना ली इनके बेईमानियों के बावजूद भी। लेकिन आर्थिक हैसियत अगर मजबूत करनी है तो वो नौकरी से आर्थिक हैसियत मजबूत नहीं होगी। नौकरी से हमारी सामाजिक हैसियत मजबूत होती है, क्योंकि आप जब बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं आपकी सामाजिक हैसियत मजबूत होती है। मैं आपको यहां दावे से कह सकता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर भी आज के दिन अगर उनको अपने बच्चे को अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ेगा तो नहीं पढ़ा पाए। आपको पता है वहां मैथमेटिक्स ऑनर्स करने की फीस कितनी है? अशोका यूनिवर्सिटी दिल्ली के बगल में है और उसकी फी है 27 लाख रुपया। सिंपल आपको ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स करना है तो 27 लाख रुपया उसकी फी है। बाकी वो बच्चा जो पढ़ेगा, हॉस्टल में खाएगा पिएगा, वो एक अलग मामला है। तो अब हमको कहां जाना चाहिए? हमको अब अगला प्रयास करना चाहिए कि हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे। रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई अपने साथ चलती रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से हमारे परिवारों में, क्योंकि आप एक चीज समझिए, ये सारी बाधाएं हैं जिससे हमें रोका जाता है। रूल बन गया, आप टेंडर भरने जाओगे, आपके पास ये सारी डेफिशिएंसी रहती है। ये जितने वहां पर लोग बैठे हैं, अधिकारी जो नियम कानून बनाते हैं, सब वही लोग हैं। तो वो उसी तरीके से नियम कानून बनाते हैं जो उनको सूट करें और हमारे खिलाफ जाए। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन के, क्योंकि मैं फाउंडर मेंबर में से रहा हूं, तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमारे दिमाग में यही चीजें थी। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाकर लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने समाज के हिसाब से भारत सरकार के कानूनों को बदलवाए हैं। तो मुझे लगता है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये भूमिका है कि वो हमारे हिसाब से बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो यहाँ पर हमारी भूमिका तय होती है कि जब भारत सरकार में बैठे हुए लोग ठेकेदारी के लिए न्यूनतम अर्हताएं तय करने के लिए बैठे, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज की 90% आबादी ऐसी है जिसके पास बहुत सारा बेसिक्स नहीं है। कॉर्पस मनी हमारे पास कहां से आएगा? एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, आपका टर्नओवर 1 लाख करोड़ का या 50,000 करोड़ का या 25,000 करोड़ का हो। कहां से आएगा हमारे पास? ये बड़ा प्लानिंग से किया जाता है। हम लोग कुछ चीजें प्रपोज कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें 2-3 चीजें जो हम चाहते हैं कि अभी हमारे डिमांड में आगे जब और हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक। पहली बात तो ये है कि रिजर्वेशन के जो प्रावधान है हमारे, ये एक तो ये है कि 4% रिजर्वेशन क्यों? पहला सवाल तो ये है, अगर आपने SC/ST को ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया तो कितना होना चाहिए था? 22.5%। ठीक है। दूसरा सवाल, ओबीसी का कहां गया? ओबीसी का रिजर्वेशन करो इसी रूल के तहत, 2 पॉइंट्स। तीसरी बात की, जब आप रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं ठेकेदारी में, तो जनरली एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि दिस इज द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आप वहां पर कह सकते हैं कि हम नया कुछ नहीं मांग रहे, ऑलरेडी प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है। उसी प्रावधान के तहत तो कोई लीगल बैरियर नहीं है। और एक चीज आपको और बता दूं, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है वो एक आर्टिकल 15(4) की, जहां पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की, खास करके जो हायर एजुकेशन का सेक्टर, वहां पर निजी क्षेत्र के आरक्षण की बात हो रही है। और वो भारत सरकार का कानून ऑलरेडी बना हुआ है, जो पिछली सरकार ने बनाया था। 2014 फरवरी तक वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया था, पर इस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। इसका मतलब ये जो लड़ाई है कि निजी क्षेत्र में हमको आरक्षण चाहिए, और जो अब बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि सारी चीजें सरकारों ने बेच दिया और सब कुछ निजी क्षेत्र में चला गया, तो उसके ये सारे आधार हैं जहां से हम उस लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। और जो लोग व्यवसाय और बिजनेस करना चाहते हैं उनको इस चीज को जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए खाली रूल बना देने से तो चीजें मिलेंगी नहीं। बात यह है कि हमें अब ये कहना चाहिए, हमने कुछ प्रपोजल्स किए थे कि हमें कैसे मिलेगा ये पीपीटी, ये पेज है, ये उसी के लिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद करने के लिए ये कानून बनाया कि इनके लिए हमें कुछ चीजें आरक्षित कर देते हैं कि इनको 20% मिलेगा।
इसका मतलब यह है कि उनके अंदर सर्टेन डेफिशिएंसी, कमजोरी, कमियां होगी, उसके बावजूद भी 20% दिया जाएगा। और जब हम किसी के लिए आरक्षण के प्रावधान करते हैं, इसका मतलब हम मानते हैं कि कोई ना कोई थोड़ी तो दिक्कत रह गई है, चाहे जो भी व्यवस्था की वजह से लंबे अरसे से चीजें चली आ रही थी उसकी वजह से। तो आपको ठेकेदारी में अगर SC ST OBC को लेकर आना है, OBC का तो अभी है नहीं, पहले तो उनके रिजर्वेशन का प्रावधान हो, उनको लेकर आना है तो कुछ चीजों की इसके साथ साथ खाली कागज पे लिख देने से नहीं मिलेगा। ये छूटें भी साथ में तय करनी पड़ेगी कि भाई SC ST वर्ग का इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उससे हम 5,000 करोड़ का कॉर्पस नहीं मांगेंगे, हम उससे कहेंगे अच्छा आपके पास 50 करोड़ का कॉर्पस है, देन आई विल, तब भी आपको मिलेगा। और भी अगर आपको करना है, हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं, अगर और भी मान ली नहीं कोई तरीका है तो एटलीस्ट जो अपर कास्ट या अपर क्लास के लोग हैं उनके साथ एक टाई अप बनाया जाए फाउंडेशन की, चलो तुम्हारे पास है लेकिन आपको एक SC ST इंडस्ट्रीज को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ठेके मिलेंगे। उससे हमारा अपलिफ्टमेंट होगा और हमें वहां पर हम आगे बढ़ पाएंगे। जो एक्सपीरियंस का मामला है उसमें छूट देनी पड़ेगी। जब हम पहली पीढ़ी आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर तो हम एक्सपीरियंस कहां से लेके आएंगे? जो वर्षों से ये काम कर रहे हैं, 75 साल 80 साल से वो एक्सपीरियंस देंगे, हम कहां से देंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसको आप ठीक करो और इसमें हमारे लिए कुछ सुविधाएं करो, बैंक लोन में हमारे लिए सुविधाएं करो। और बैंक लोन लेने में जो अदर से लिए आप, और बैंक लोन की क्या स्थिति है इंडस्ट्रिस्टों के नाम पे हम सब जानते हैं। कोई अगर मैं आपको एक घटना सुना देता हूं आप क्लियर हो जाएंगे, मैं लास्ट करूंगा, बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने। आप सबने जियो का तो नाम सुना होगा, बार बार मैं ये उदाहरण देता हूं, कई लोग परेशान हो जाते हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था तो पूरा मुफ्त में बांटा गया था, सबको ध्यान होगा। ऐसे लग रहा था कि आज के बाद अब मोबाइल के ऊपर हमारा 1 रुपया नहीं खर्चा होना है, जियो जी मुकेश अंबानी जी पूरे देश को मुफ्त में बात कराएंगे। आज क्या सच्चाई है और कैसे दिया गया आप जानते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के नाम पे भारत के बैंकों से 70,000 करोड़ रुपया का लोन उठाया था और 70,000 करोड़ रुपया का लोन उठाकर क्या किया? जनता के बीच मुफ्त बांटा। और फिर अब जब आप उनके गिरफ्त में आ गए तो वसूली शुरू हो गई ना, पैसे लग रहे हैं ना। अब तो जियो मुफ्त में नहीं मिल रहा, तो हम कह रहे जरा हमें भी लोन दे दो उतना जितना अंबानी भाई साहब के पास ज्ञान है, ज्ञान हमारे पास भी जरा लोन उसी स्थिति दो, तो हमें वो व्यवस्था करो, वो लोन हमें दो, फिर हम देखते हैं कैसे इंडस्ट्री चलती है। तो ये पूरे देश के अंदर हो रहा है कि लोन कैसे बांटा जा रहा है और फिर किस तरीके से उसकी वापसी कितने की हो रही है। और हम सब जानते हैं कि कितने लाख करोड़ रुपया लोन माफ किया गया, वो सारे चीजें सारे खेल है। उस लोन माफी में SC ST OBC समाज के किसी परिवार का व्यक्ति नहीं है जिनका कोई लोन माफ हुआ है, वो सारे वही लोग और वो लाखों करोड़ में है वो, और हम सब का पैसा। ये लास्ट चीज है। मैं देखिए आपको लग रहा होगा कि एक तो इंडस्ट्री को लाभ होगा, हम सब जो लोग आज यहाँ पर, चूंकि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में है, आपको तो सबसे पहला लाभ होगा जो लोग इसमें काम करेंगे, पर सोसाइटी को ओवरऑल जो लाभ होगा वो समझने की जरूरत है। हमारे समाज का एक व्यक्ति, एक ठेकेदारी, एक उसको ठेका मिलेगा 500 करोड़ का या 5,000 करोड़ का, वो अपनी कंपनी में किसको काम देगा? किस समाज के लोग होंगे? वो ऑब्वियस है अपने समाज के ही लोग होंगे वो सारे, क्योंकि जो जिस समाज का होता है उसके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग खड़े होते हैं। तो आप वहां पर जाकर जो अगर वो डायरेक्टर का पोजीशन क्रिएट करेगा, डिप्टी डायरेक्टर का पोजीशन क्रिएट करेगा, जो भी छोटे छोटे चीजें करेंगे उसमें हम सब होंगे और फिर वो पैसा हमारे परिवारों के अंदर आएगा। और एक चीज और बता रहा हूं, चूंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारे समाज का पॉलिटिशियन उसको भी आर्थिक रूप से सबल होना चाहिए। अगर वो आर्थिक रूप से सबल कैसे होगा? हमारे समाज का एक व्यक्ति ठेकेदार है, वो 25 करोड़ उसको चंदा दे सकता है ना, और बोलेगा 25 करोड़ चंदा तो दे रहा हूं लेकिन जाके वहां समर्पण मत कर रहा हूं। फिर वो जाकर वो समाज के लिए लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ से लड़ेंगे तो हम दोबारा जाएंगे, हमको हमारा समाज ही मजबूती देगा, हमको किसी और की अब जरूरत नहीं है। आज जो आपके नेता है वो किसी और पे डिपेंडेंट है, आप उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो पॉलिटिकल मदद भी होगी, सामाजिक मदद भी होगी, आर्थिक हैसियत भी बढ़ेगी अगर हम इस चीज को कर पाए।
इसलिए मैंने आज ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसको प्रेजेंट करूं। ये चीजें जरूर अपने लोगों तक फैलाई और इसकी जानकारी पूरे देश के अंदर पहुंचनी चाहिए कि ये नई लड़ाई ठेकेदारी में हिस्सेदारी की हमको शुरू करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।